हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा एक साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो बाहर के परिवर्तन होते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो हमेशा के लिए होते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में रंग, आकार, आकृति और लंबाई में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वैसा होता है जैसे कोई चीज़ है, अगर आप उसमें परिवर्तन हो गया, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप काट दोगे तो लकड़ी के अगर दो टुकड़े कर दोगे तो फिर लकड़ी को आप दोबारा जोड़ के उसे एक कर सकते हैं, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन वो होता है ऐसी अवस्था जिसमें दोबारा वापस आया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं जिनमें जो अवस्था होती है उसमें वापस नहीं आया जा सकता। जैसे लकड़ी का जलना, तो जब लकड़ी जल के राख हो गई तो आप उसे दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। इन परिवर्तन में पहली अवस्था में जा सकते हैं। भौतिक परिवर्तन को सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। सामान्यतः कहते हैं क्योंकि भौतिक परिवर्तन, जो सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, तो वो उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। वो कुछ भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसमें पहली अवस्था में न जा सके, रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और हर रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। तो हमारा आगे है, तो रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है जलना या जलाना। जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसे हम परिवर्तन में नहीं ला सकते, तो ये इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का। किसी चीज़ का गैस बनना, रंग में बदलाव, ऊष्मा ताप में परिवर्तन, तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के तरीके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, संकेतों, प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये रासायनिक समीकरण की परिभाषा है, आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में 1 नंबर में पूछी जा सकती है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये रासायनिक समीकरण होता है इसका। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का समीकरण होता है MgO होता है। तो हमारा आगे है अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जो होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी 1 नंबर में MCQ में आ जाता है। तो हमारा आगे है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। इन्हें याद रखना, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अभिकारक बाईं तरफ और उत्पाद दाईं तरफ लिखते हैं, और अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए उनके मध्य बराबर या तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो आइए चौथा इसका आगे पढ़ते हैं। तो इसका चौथा नियम है, समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखते हैं। और 5वां नियम है, अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है उन्हें बराबर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है ZnS प्लस O2 ZnO प्लस SO2। तो ये जो तीर के ये ZnS और प्लस O2 है, ये हमारा अभिकारक है, और ये निशान के इधर जो ZnO प्लस SO2 है ये हमारा उत्पाद है। तो इनके जब ये 2 हैं या 2 से अधिक है तो प्लस का निशान लगा है, और इसमें भी लगा है। तो हम इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के नियम को लिखते हैं। तो अवक्षेप का मतलब होता है, ये भी पेपर में आता है,
तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए पदार्थ जो जलीय विलयन से पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं अवक्षेप कहलाते हैं। जैसे आप एक सबसे अच्छा उदाहरण आप पनीर का ले लो, क्योंकि जब दूध फटता है तो सारे पानी ऊपर चले जाते हैं और जो दूध फटा हुआ होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो वो एक अवक्षेप का उदाहरण होता है। और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम किस ज्वाला के साथ जलता है, तो मैग्नीशियम सफ़ेद और उजली ज्वाला के साथ जलता है। तो भौतिक परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये भौतिक परिवर्तन के प्रकार हैं। अब हमें समीकरण संतुलित करना है, तो आइए देखते हैं समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। तो यहाँ है ZnS प्लस O2 और यहाँ तीर के आगे ZnO प्लस S2O। तो यहाँ Zn की संख्या कितनी है, 1 है अभिकारक में, और यस की संख्या कितनी है, वो उसमें भी 1 है, और O की संख्या कितनी है, तो इसमें 2 है, और अभिकारक में Zn की संख्या कितनी है, 1 है, और S की भी संख्या इधर 1 है, और O की जो संख्या है वहाँ 1 और 2 3 है। तो ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो आइए इसे संतुलित करते हैं। तो ZnS प्लस इसे हम 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। तो जो 2 है इसकी हम इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ZnS प्लस 3O2 और तीर, फिर उसके बाद 2 ZnO प्लस 2 SO2। तो देखो इसमें Zn के 2 अणु हैं, इसमें भी Zn के 2 अणु हो गए, और S के इसमें 2 है, और यहाँ पर भी S के इसमें 2 है, और O के इसमें 6 है, तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4 और ये 2 6 हैं। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। और इसका एक और मेथड होता है, वो ABCD के तरीके से होता है। तो इसमें एक ऐसा मेथड होता है कि यहाँ पर हम A मान लेते हैं, इसे B और इसे C और इसे D, और इसमें किसी एक की जो है उसको उसके बराबर मान लेते हैं। जैसे ये Zn है और यहाँ Zn है, तो A और C जो है वो बराबर है, तो हमने Zn का गुणांक किया है, तो A और इसमें Zn का गुणांक है C, तो A जो है वो C के बराबर है, और C बराबर हमने 2 माना हुआ था पहले से, इसमें एक संख्या को हम 2 मानते हैं, तो जब C बराबर 2 है तो A बराबर भी 2 होगा। तो यहाँ पर S का गुणांक यानी X का गुणांक यहाँ A है और यहाँ S का गुणांक यहाँ D है, तो यहाँ A बराबर D होगा, और A की वैल्यू 2 है तो D के बराबर भी 2 आ जाएगा। और तीसरा है O का गुणांक, तो O का गुणांक यहाँ B है और ये 2B है 2B, और यहाँ O का गुणांक है, एक यहाँ पर भी O है और एक यहाँ पर भी O है, तो हमारे यहाँ होगा 2D प्लस C, तो 2D प्लस C, तो 2B यानी B की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा, और D की वैल्यू हमें 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और C की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, और जब ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ये इसे कट जाएगा, तो B की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारे A की वैल्यू 2 यहाँ 2 आ जाएगा, और D की वैल्यू 2 यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और C की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और B की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो अब हमारे आगे हैं अभिक्रिया के प्रकार, यानी अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। तो आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली अभिक्रिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है। तो संयोजन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ है N2 प्लस 3H2, तो यहाँ निर्माण हुआ 2NH3 का। और ऐसी सेकंड है, तो यहाँ है 2H2 प्लस O2, तो यहाँ निर्माण हुआ 2H2O। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया थी जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और ये मत भूलना कि हम इसे अभिकारक कहते हैं और ये उत्पाद होता है।
तो आइए हम आगे की अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन, और इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलते हैं। समझ लो ये संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते थे, और यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख रखा है, जैसे 2H2O जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये टूटा 2H2 प्लस O2 में टूट गया, यानी गैस में टूटा है ये दोनों। और एक तीसरा है, वो दूसरा है, तो इसमें है 2NaHCO3, ये टूटा है Na2CO3 में प्लस H2O प्लस CO2 में। और वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, तो आइए से पढ़ते हैं तीनों प्रकार को। तो पहला प्रकार होता है प्रकाशीय वियोजन। ये पेपर में तीनों प्रकार पूछे जाते हैं, इनके समीकरण भी पूछे जाते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन, यदि वियोजन प्रकाश की सहायता से होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे अगर प्रकाश, जैसे 2H2O ये प्रकाश से 2H2 प्लस O2 में टूट जाता है। जैसे अगर आप एक कटोरे में छत पर पानी रख दो तो वो जब प्रकाश पड़ता है तो वो पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है, तो वो गैस में उड़ जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। और इसका दूसरे प्रकार का है विद्युतीय वियोजन अपघटन। तो ये है, यदि वियोजन विद्युत की सहायता से होता है तो उसे विद्युतीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जैसे होता है, तो इसमें बैटरी से अगर जो बैटरी के धन सिरे से जिस इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं उसे एनोड कहते हैं, और बैटरी के ऋण सिरे जिस इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं उसे कैथोड कहते हैं। तो ग्रेफाइट को विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देखो एनोड की ओर O2 मिलती है, जिसमें माइनस आयन होते हैं वो हमारी एनोड की ओर जाती है, और जिसमें प्लस आयन होते हैं वो हमारी कैथोड की ओर जाती है। तो कैथोड की ओर H2 मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने वो क्या सोडियम और क्लोराइड की जो विद्युतीय वियोजन किया, तो हमारी एनोड की साइड Cl गैस जाएगी और कैथोड की साइड Na गैस जाएगी। तो हमारा इसका आगे वाला पॉइंट है, जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे परिपथ कहते हैं। तो आगे है, जिसमें ताप या ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है उसे तापीय ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये इसका तीसरे प्रकार का है। जैसे CaCO3 अगर इसमें ऊष्मा होता है, दिया जाता है, तो ये टूटता है CaO में प्लस CO2 में टूटता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो पेपर में हर बार पूछी जाती है, Pb फिर NO3 का होल ट्वाइस, तो ये टूटता है हमारा PbO में और O2NO2 में टूटता है। और हमारा तीसरा समीकरण है 2Fe और SO4 जब टूटता है तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है। तो ये हमारा ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, जिसमें ऊष्मा की मदद से इन्हें तोड़ा जाता है। तो हमारा एक और अभिक्रिया का कारण है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। पहचानने का तरीका होता है, यदि उत्पाद में के पीछे जो होता है वो प्लस ऊष्मा या प्लस KCl या प्लस Kg या प्लस Kg या प्लस K.Cl प्लस Q आए तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। जैसे CaCO3 है तो ये हमारा ऊष्मीय वियोजन होता है, तो इसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये जब ऊष्मा से अभिक्रिया होता है इसमें तो CaO प्लस CO2 में टूटता है और प्लस ऊष्मा। तो देखो हम यहाँ पर है ना, ये पीछे आ गया ऊष्मा, तो यहाँ पर भी पीछे आ गया ऊष्मा, तो यहाँ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। पेपर में पूछ ले जाता है कि श्वसन
कैसी अभिक्रिया होती है? श्वसन भी ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि जो श्वसन होता है तो उसमें जब श्वसन जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब हमारी उसमें O2 से अभिक्रिया होती है तो वो हमारे जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा में टूट जाता है, तो उसमें भी पीछे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलती है, तो वहाँ पर हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।